नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई। आपूर्ति का समय कर चुकाने का दायित्व निर्धारित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपूर्ति का समय का निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत जरूरी है। आपूर्ति के समय में हम माल एवं सेवा की आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का समय निर्धारित करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं माल की आपूर्ति की विभिन्न दशाओं में आपूर्ति के समय का निर्धारण, कि जब माल की आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति के समय का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। तो माल की आपूर्ति की विभिन्न दशाएं हो सकती हैं, जिनमें से पहली दशा है माल की सामान्य आपूर्ति। जब आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को माल की सामान्य आपूर्ति की जाती है तो हम आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब माल की सामान्य आपूर्ति की जाती है तो दो तिथियां देखी जाती हैं और इन दो तिथियों में से जो तिथि पहले की तिथि होती है वही आपूर्ति का समय मानी जाती है। तो जब आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की सामान्य आपूर्ति की जाती है तो पहली तिथि हम देखते हैं आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक यानी कि इनवॉइस जारी करने की तिथि। जब माल की सामान्य आपूर्ति की जाती है तो आपूर्तिकर्ता ने उस माल के संबंध में इनवॉइस कौन सी तिथि को जारी किया था वो तिथि हम देखते हैं। आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि। आपूर्ति के लिए माल को हटाने की तिथि या प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी की तिथि। और दूसरी तिथि हम देखते हैं आपूर्ति के लिए माल को हटाने की तिथि, कि अगर माल को आपूर्तिकर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता यानी कि ग्राहक के स्थान पर भेजा जाना है, माल का गमन होना है, तो आपूर्ति के लिए माल को किस तिथि को हटाया गया। अब माल को आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं हटाया जा सकता है, माल को आपूर्तिकर्ता के किसी प्रतिनिधि द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर माल को प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रह किया जा सकता है आपूर्तिकर्ता के स्थान से, तो भी उसको माल को हटाया जाना मानेंगे, या फिर माल के प्राप्तकर्ता के किसी प्रतिनिधि द्वारा भी आपूर्तिकर्ता के स्थान से माल का संग्रह किया जा सकता है। तो आपूर्ति के लिए माल को हटाने की तिथि देखेंगे। अगर माल का गमन होना, माल का आपूर्तिकर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता के स्थान पर भेजा जाना आवश्यक हो, और अगर माल का गमन होना आवश्यक ना हो तो प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी, माल की डिलीवरी किस तिथि को की गई वो तिथि देंगे। तो अगर माल का गमन होना आवश्यक है तो माल को हटाने की तिथि देखेंगे, अगर माल का गमन होना आवश्यक नहीं है तो प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी की तिथि देखेंगे। और आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि या फिर आपूर्ति के लिए माल को हटाने की तिथि या प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है, जो तिथि पहले होगी वही तिथि आपूर्ति का समय मानी जाएगी माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में। अब दूसरी दशा है माल की आपूर्ति की, जो दूसरी दशा है वो है विपरीत प्रभार के अंतर्गत आपूर्ति। जब माल की विपरीत प्रभार के अंतर्गत आपूर्ति की जाती है तो कर चुकाने का दायित्व आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता का होता है। तो विपरीत प्रभार यानी कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अगर आपूर्ति की गई है तो हम तीन तिथियां देखेंगे और उन तीनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत जब आपूर्ति होती है तो पहली तिथि हम देखते हैं माल की प्राप्ति की तिथि।
कि माल प्राप्तकर्ता को किस तिथि को प्राप्त हुआ। दूसरा, भुगतान की तिथि, कि प्राप्तकर्ता द्वारा कौन सी तिथि को माल के संबंध में, आपूर्ति के संबंध में भुगतान किया गया। भुगतान की तिथि में दो तिथियां हो सकती हैं। एक तो भुगतान के संबंध में प्राप्तकर्ता के लेखों में प्रविष्टि की तिथि या प्राप्तकर्ता के बैंक खाते से भुगतान की राशि नाम यानी कि डेबिट होने की तिथि। और तीसरी तिथि हम देखेंगे आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक यानी कि इनवॉइस जारी करने के बाद का 31वां दिन। तो हम तीन तिथियां देखेंगे माल की विपरीत प्रभार के अंतर्गत आपूर्ति के संबंध में। पहले तिथि हम देखेंगे कि माल की प्राप्ति प्राप्तकर्ता को कौन सी तिथि को हुई है। दूसरी, उस आपूर्ति के संबंध में, उस माल के संबंध में प्राप्तकर्ता ने कौन सी तिथि को भुगतान किया है। और भुगतान के संबंध में हम दो तिथियां देखेंगे कि जो भुगतान किया गया है उस भुगतान के संबंध में प्राप्तकर्ता ने अपने लेखों में कौन सी तिथि प्रविष्ट की है, भुगतान की तिथि कौन सी तिथि दिखाई है अपनी लेखा पुस्तकों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, या प्राप्तकर्ता के बैंक खाते से वो भुगतान की राशि किस तिथि को डेबिट हुई है, किस तिथि को नाम की गई है बैंक खाते में। तो इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी उसको हम भुगतान की तिथि मानेंगे। तो पहली माल की प्राप्ति की तिथि देखेंगे, दूसरी हम भुगतान की तिथि देखेंगे, प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की गई जो राशि भुगतान की गई उसकी तिथि देखेंगे, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले हो। और तीसरी हम देखेंगे कि आपूर्तिकर्ता द्वारा जिसने माल भेजा है प्राप्तकर्ता को, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने के बाद का 31वां दिन। और इन तीनों तिथियों में से माल की प्राप्ति की तिथि, भुगतान की तिथि और बीजक जारी करने के बाद का 31वां दिन, इन तीनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि विपरीत प्रभार के अंतर्गत आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तीसरी दशा है माल की निरंतर आपूर्ति। अगर माल की निरंतर आपूर्ति होती है, अगर ऐसा अनुबंध किया गया है आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में, विक्रेता और ग्राहक के बीच में, कि माल की वर्ष भर निरंतर आपूर्ति होती रहेगी, तो निरंतर आपूर्ति की स्थिति में तीन दशाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो जब माल की निरंतर आपूर्ति हो रही है तो निरंतर भुगतान किया जाता रहेगा, क्रमिक भुगतान होगा। जब माल की निरंतर आपूर्ति हो रही है, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, तो उस कंटिन्यूस सप्लाई के संबंध में एक के बाद एक भुगतान भी किया जाएगा प्राप्तकर्ता के द्वारा, तो क्रमिक भुगतान। दूसरा, जो आपूर्ति करता है उसके द्वारा एक के बाद एक इनवॉइस भी जारी किया जाएगा, क्रमिक बीजक जारी किया जाएगा। और तीसरा, जब कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है और उसके संबंध में एक के बाद एक पेमेंट हो रहा है और एक के बाद एक बिल बनाए जा रहे हैं, तो उन पेमेंट और बिलों का मिलान करने के लिए प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता द्वारा जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी एक दूसरे को जारी किए जाएंगे, जिससे मिलान कर लिया जाए, रिकंसिलेशन हो पाए भुगतान और बिलों का। तो तीसरी स्थिति होगी लेखा विवरणी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेखा विवरणी जारी करना।
तो माल की निरंतर आपूर्ति के संबंध में क्रमिक भुगतान होंगे, क्रमिक बीजक जारी किया जाएगा आपूर्तिकर्ता द्वारा, और एक दूसरे के द्वारा लेखा विवरणी भी जारी की जाएगी, जिससे कि भुगतान और बिलों का रिकंसिलेशन हो पाए, मिलान हो पाए एक दूसरे के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। तो हम निरंतर आपूर्ति के संबंध में इन 3 तिथियों में से जो तिथि पहले होगी उसी तिथि को हम आपूर्ति का समय मान लेंगे। क्रमिक भुगतान की तिथि, क्रमिक बीजक जारी करने की तिथि या लेखा विवरणी जारी करने की तिथि। तो भुगतान की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि या लेखा विवरणी जारी करने की तिथि में से जो तिथि पहले की होगी वही आपूर्ति का समय मानी जाएगी माल की निरंतर आपूर्ति के संबंध में। अब अगली दशा है माल की विक्रय या वापसी के आधार पर आपूर्ति। कई बार ऐसा होता है कि जो माल का विक्रेता यानी कि आपूर्ति करता है वो अपने ग्राहकों को माल अनुमोदन के आधार पर, अप्रूवल के आधार पर भेजता है, आपूर्ति करता है, और जो ग्राहक है, जो प्राप्त करता है, वो कुछ समय के बाद में उस माल की संपूर्ण या आंशिक रूप से अनुमोदन स्वीकृति दे देता है। अगर संपूर्ण रूप से स्वीकृति दे देता है तो ग्राहक के द्वारा पूरा का पूरा माल रख लिया जाता है, और अगर आंशिक रूप से उस माल के संबंध में स्वीकृति देता है तो फिर माल का कुछ भाग, जो स्वीकृत भाग है, वो प्राप्तकर्ता के द्वारा रख लिया जाता है और शेष भाग विक्रेता को यानी कि आपूर्तिकर्ता को वापस लौटा दिया जाता है। तो इसमें 3 तिथियां देखी जाती हैं। पहली, बीजक यानी कि इनवॉइस जारी करने की तिथि, कि विक्रय या वापसी के आधार पर जो माल की आपूर्ति की गई है उस आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता ने इनवॉइस किस तिथि को जारी किया था। दूसरी, माल की स्वीकृति की तिथि, विक्रय या वापसी के आधार पर की गई आपूर्ति के संबंध में ग्राहक यानी कि प्राप्तकर्ता ने उस माल की स्वीकृति कौन सी डेट को दी, वो तिथि देखेंगे। और तीसरी तिथि हम देखेंगे माल को हटाने के बाद 6 माह कि आपूर्तिकर्ता के यहाँ से उस माल को हटाने के बाद 6 माह के बाद की तिथि। तो विक्रय या वापसी के आधार पर जब आपूर्ति की जाती है तो 3 तिथियां देखी जाती है। बीजक जारी करने की तिथि, माल की स्वीकृति की तिथि, ग्राहक के द्वारा माल के संबंध में स्वीकृति कौन सी तारीख को दी गई, और माल को हटाने के बाद 6 माह। इन तीनों में से जो तिथि पहले होती है वही तिथि विक्रय या वापसी के आधार पर आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का समय माना जाता है। अगली स्थिति है वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में। कई बार आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने माल के संबंध में वाउचर्स या कूपन जारी कर दिए जाते हैं और उन वाउचर्स या कूपन को भुनाकर माल प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर माल की जगह वाउचर्स या कूपन की आपूर्ति की जाती है तो ऐसी दशा में फिर आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। तो वाउचर्स या कूपन की आपूर्ति की दशा में 2 तिथियां देखी जाती हैं। पहली तिथि वाउचर्स जारी करने की तिथि, और दूसरी वाउचर्स का विमोचन यानी कि भुनाने की तिथि। तो जब आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के संबंध में वाउचर्स या कूपन जारी कर दिए जाते हैं और उन वाउचर्स या कूपन के आधार पर किसी वस्तु की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए हम 2 तिथियां देखेंगे कि आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर कौन सी तिथि को जारी किया गया और जिस व्यक्ति ने वाउचर प्राप्त किए थे, कूपन प्राप्त किए थे, उस व्यक्ति ने उन वाउचर्स को कौन सी तिथि को भुनाया। और इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि हम आपूर्ति का समय मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि अगर किसी आपूर्तिकर्ता ने वाउचर या कूपन जारी किए हैं
और उन वाउचर या कूपन के संबंध में यह ज्ञात नहीं है कि इन वाउचर या कूपन से कौन सी वस्तु खरीदी जाएगी, यानी कि आपूर्ति पहचान योग्य नहीं है। वाउचर या कूपन के संबंध में किस वस्तु की आपूर्ति की जाएगी या जो वाउचर या कूपन का प्राप्त करता है वो इनके बदले कौन सी वस्तु खरीदेगा। तो आपूर्ति अगर पहचान योग्य नहीं है तो फिर इस तिथि का ध्यान नहीं रखा जाता, वाउचर जारी करने की तिथि का ध्यान में नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में जब वाउचर या कूपन के बदले किस वस्तु की आपूर्ति की जाएगी अगर इसका पता नहीं हो, यह ज्ञात नहीं हो, तो वाउचर की आपूर्ति की दशा में वाउचर को भुनाने की तिथि यानी कि वाउचर्स के विमोचन की तिथि को ही आपूर्ति का समय माना जाएगा। अगली दशा है आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दशा में। अगर किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है और उस वस्तु की आपूर्ति के संबंध में अगर आपूर्ति का मूल्य बढ़ जाता है, आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दशा में आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं कि एक आपूर्तिकर्ता है ए ने बी को 1 जनवरी 2020 को 2 लाख रुपए की आपूर्ति की, 2 लाख रुपए के माल की आपूर्ति की और 1 जनवरी 2020 को ही 2 लाख रुपए का बिल बनाकर, बीजक बनाकर बी को जारी कर दिया। तो ए के द्वारा 1 जनवरी 2020 को 2 लाख रुपए की आपूर्ति की गई और भुगतान के लिए 3 माह का समय दिया गया, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का समय दिया गया और कहा गया कि अगर मार्च तक भुगतान नहीं किया जाता है, यानी कि 3 माह के अंदर ए के द्वारा अगर ए को भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो फिर 2 लाख रुपए पर, यानी कि जो बीजक की राशि है उस पर प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए 1% ब्याज वसूल किया जाएगा। यानी कि आपूर्ति की शर्त ये थी कि अगर 2 लाख रुपए का भुगतान 3 महीनों में नहीं किया जाता है तो फिर इसके बाद प्रत्येक महीने के लिए या महीने के किसी भी भाग के लिए जो है 1% ब्याज वसूल किया जाएगा आपूर्ति के मूल्य पर। तो 3 महीने तक बी के द्वारा 2 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया और फिर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 20 अप्रैल को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है बी के द्वारा 3 महीने तक भुगतान नहीं किया गया। अगर 3 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाता तो किसी भी प्रकार का ब्याज ए के द्वारा नहीं लगाया जाता, लेकिन बी 3 महीने तक भुगतान नहीं कर पाया और बी ने इन 2 लाख रुपए का भुगतान किया 20/4/2020 को। अब आपूर्ति की शर्त ये थी कि अगर 3 महीने तक भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर इसके बाद प्रत्येक माह यानी 1 महीने के लिए या फिर उसके किसी भी भाग के लिए जो है 1% ब्याज वसूल किया जाएगा। तो 3 महीने के बाद 20 दिन ऊपर हो गए हैं, इसलिए प्रत्येक माह या महीने के किसी भी भाग के लिए 1% ब्याज वसूल किया जाएगा। तो 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए का हालांकि भुगतान कर दिया गया है 20 अप्रैल को, लेकिन 2 लाख रुपए का 1% 2000 रुपये अब बी के द्वारा ब्याज चुकाया जाएगा। तो ये जो 2 लाख रुपए का ब्याज है ये आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाता है। और 2 लाख रुपए का ब्याज मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए का ब्याज बी के द्वारा 30/4/2020 को चुकाया गया। जो 2000 रुपए का ब्याज है उसका भुगतान किया गया 30/4/2020 को। तो आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि है 2000 रुपए की, क्योंकि इस आपूर्ति के मूल्य पर 2000 रुपए ब्याज के रूप में वसूल किए जाएंगे, आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है। तो इस 2000 रुपये पर जो 2000 रुपये आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, इसके संबंध में आपूर्ति का समय कौन सा माना जाएगा। तो आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दशा में जब वृद्धि की राशि जिस तिथि को प्राप्त होती है उसी तिथि को आपूर्ति का समय माना जाता है। तो 2 लाख रुपए की आपूर्ति के संबंध में भुगतान किया गया 20/4/2020 को 2 लाख रुपए का, और इस पर जो 2000 रुपये ब्याज यानी कि आपूर्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई थी उसका भुगतान किया गया 30/4/2020 को। तो आपूर्ति का समय 30/4/2020 माना जाएगा। यानी कि आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में आपूर्ति का समय उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वृद्धि की राशि प्राप्त होती है, जिस तिथि को वृद्धि की राशि चुकाई जाती है। यानी कि आपूर्तिकर्ता
आपूर्तिकर्ता को जिस तिथि को बढ़ी हुई राशि प्राप्त होती है। आपूर्तिकर्ता को जिस तिथि को बढ़ी हुई राशि प्राप्त होती है वही तिथि आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दिशा में आपूर्ति का समय मानी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।